बच्चों मैंने आपको कहा था कि बोर पॉस्टुलेट्स का जो ड्रॉबैक है उसको समझने से पहले दो थ्योरी समझना जरूरी है। अब वो दो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या? एक डी ब्रॉगली रिलेशनशिप से रिलेटेड ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल आपको जो बताया वो, और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये उसके ड्रॉबैक में आता है। मतलब इनमें जो बातें बताई गई हैं उससे ऐसा लगता है कि बोर पॉस्टुलेट्स में कुछ कमी है। ठीक है, क्या क्या सुन लीजिए। बोर पॉस्टुलेट्स, इनके जो दो पॉइंट हैं, ये जो दो थ्योरी, उसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो उसका ड्रॉबैक में आता है। बोर पॉस्टुलेट्स क्या करता है कि मतलब हाइड्रोजन एटम जैसे एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम के स्पेक्ट्रम को तो बोर पॉस्टुलेट समझा सकता है, लेकिन ऐसे एटम जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के स्पेक्ट्रम को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बोर केवल हाइड्रोजन और उसके जैसे आयंस के स्पेक्ट्रम को बता सकता है जिनके पास केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप देखें कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद भी उसकी कितनी सारी लाइंस बनती हैं। मैं आपको फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए बताऊंगा अभी उसके कि कैसे कितने स्पेक्ट्रल लाइन होते हैं, बस इसी टॉपिक के बाद आपको बता रहा हूँ, ड्रॉबैक के बाद। तो बोर पॉस्टुलेट जो रहते हैं, बोर पॉस्टुलेट में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाले हाइड्रोजन एटम या उसके जैसे आयंस, उसके जैसे आयंस मतलब जिनके पास हाइड्रोजन के बराबर एक इलेक्ट्रॉन है, उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है बोर पॉस्टुलेट्स। पर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके स्पेक्ट्रम को बोर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी चीज, बोर का जो पॉस्टुलेट है वो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा सकता। मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम की लाइन क्यों स्प्लिट हो जाती हैं, इसको बोर पॉस्टुलेट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालांकि अपन कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में एक सबसेल के जितने ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी इक्वल रहती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो लाइन क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो हम लोग ये बोले थे कि मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इनकी एनर्जी अनइक्वल हो जाती है, तो लाइट स्प्लिट हो जाती है, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में इनकी एनर्जी इक्वल रहती है, जिसको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो एक लाइन बनता है। मतलब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, पर ये एक्सप्लेनेशन जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, मतलब लाइन का स्प्लिट हो जाना, ये हम बाद में किए हैं। मतलब ये बोर पॉस्टुलेट्स में इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्यों आखिर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ये लाइन स्प्लिट हो जा रही है, इसको बोर पॉस्टुलेट्स की किसी भी पॉइंट से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में एक्सप्लेन किया गया कि इसलिए ये लाइन स्प्लिट हो जाती है क्योंकि जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा होता तो इनकी एनर्जी इक्वल रहती है, इसलिए स्पेक्ट्रम में एक लाइन लगती है। लेकिन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इनकी एनर्जीज अनइक्वल हो जाती है, तो लाइन में स्प्लिट हो जाता है। इस चीज को जीमन या स्टार्क इफेक्ट को बोर पॉस्टुलेट्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया। बोर पॉस्टुलेट्स मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, ये भी बोर पॉस्टुलेट्स नहीं समझा सकता। दूसरी बात, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है क्योंकि बहुत हल्का होता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन के हिसाब से जो हल्का होता है उसमें वेव कैरेक्टर होता है। दूसरी चीज, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन अनसर्टेन होती है। आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस इतनी दूरी में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जबकि बोर क्या बोल दिया था, बोर ये बोल दिया था कि न्यूक्लियस एक निश्चित दूरी पर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ऐसा बोर बोल दिया। क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एक निश्चित दूरी पर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ऐसा बोर कह रहा था। पर ये बात क्यों गलत है, बोर बोलता है यहीं पर मिलेगा इलेक्ट्रॉन है, देखो यहीं पर हाइजेनबर्ग क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की पोजीशन एकदम सर्टेनिटी के साथ बताना कि यहां पर होगा ये मुश्किल है, जबकि बोर बोलता है पर्टिकुलर जगह पर होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब इसी रेडियस में मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोर बोलता था। जबकि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं थी। मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और बोर डी ब्रॉगली रिलेशन, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ये दोनों इसके घनघोर विरोधी थे बोर पॉस्टुलेट्स। मतलब बोर पॉस्टुलेट्स उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि बोर पॉस्टुलेट्स में ये बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एक निश्चित दूरी पर मिलेगा, जबकि ये दोनों उस बात को अपोज करते थे। ठीक है, ये बोर पॉस्टुलेट्स का ड्रॉबैक है। क्या क्या, बोर पॉस्टुलेट्स हाइड्रोजन एटम जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है या उसके जैसे आयन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है, पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पेक्ट्रम के एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम की लाइन स्प्लिट हो जाती हैं,
मतलब जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को बोर पॉस्टुलेट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बोर पॉस्टुलेट्स ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। और बोर पॉस्टुलेट्स का जो मेन ऑब्जेक्शन है वो ये है कि डी ब्रॉगली रिलेशनशिप को डिराइव करते समय जो माना गया है कि पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, जबकि बोर ने ऐसा कुछ नहीं माना था। दूसरी बात, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी पार्टिकल का आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों का सही से डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, जबकि बोर क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दूरी पर मिलेगा। तो ये इनके जो पॉइंट्स थे डी ब्रॉगली रिलेशन को डिराइव करते समय, जो पॉइंट्स ध्यान में रखे गए, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इनके मेन विरोधी थे बोर पॉस्टुलेट्स के ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट के। ठीक है, क्लियर है। और इसी के बाद ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया कि अगर भाई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित जगह में नहीं है फिर वो कहाँ है, तो उसको फिर बाद में बोला गया ऑर्बिटल। मतलब किसी एटम में वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट तो ये हो गया जहां घूम रहा है, और इसमें से कहां पर होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ की यहाँ की यहाँ। तो उसी चीज को जानने के लिए फिर ऑर्बिटल के बारे में बात करना चालू किया। ठीक है, ये तो बोर पॉस्टुलेट्स मैं आपको बता दिया, बोर पॉस्टुलेट्स का ड्रॉबैक आपको बता दिया। ठीक है, एक बार अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी एटम के स्पेक्ट्रम में एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कितनी लाइंस मिलेंगी स्पेक्ट्रम में, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले फार्मूले के बेस में बताऊंगा, फिर इसको ट्रिकी वे में आपको सॉल्व करना बताऊंगा जहां फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन when electron jumps from any higher energy level to ground state। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। तो और number of spectral line when electron jumps from higher energy level N2 to लोअर एनर्जी लेवल N1। ठीक है, इसमें सीधा फार्मूला आता है n इंटू n माइनस 1/2, या n मतलब हायर एनर्जी लेवल n। ठीक है, और यहाँ फार्मूला लगता है n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ये फार्मूला कब के लिए लगता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये फार्मूला कब के लगता है कि किसी भी हायर से लोअर में आएगा। मान लीजिए मैं बोला 7वें ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आया तो कितने स्पेक्ट्रम की लाइन मिलेगी, तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 7 रख देंगे, 7 माइनस 1/2 कितना, 7 इंटू 6 42/2 कितना आ जाएगा, 21 लाइन्स मिलेंगी। ये फार्मूला कब लग रहा है, जब ग्राउंड स्टेट में आएगा जब एटम। और ये फार्मूला कब लगता है, जब किसी, जैसे मान लीजिए 9वें से दूसरे ऑर्बिट में आया तो कितने स्पेक्ट्रम की लाइट आएगी, 9वें से दूसरे में आया तो 9th हो जाएगा 2, N2 मतलब हायर एनर्जी लेवल, N1 लोअर, 9 माइनस 2 प्लस 1/2 हो जाएगा 7 इंटू 8/2 हो जाएगा 56/2 मतलब 28। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको डायरेक्ट बिना फार्मूले के बताता हूँ। आप यहाँ पर आप क्या किए, अलग अलग कंडीशन के लिए 2 फार्मूला याद किए। मैं एक लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, इस फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।